नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह और आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन सीरीज़, इतिहास की महा सीरीज़। इसमें हम चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं महाजनपद काल के ऊपर। इतना मैं कह सकता हूँ कि इससे बढ़िया वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। महाजनपद काल के बारे में आज पढ़ने के बाद आप इस बात का अनुभव करेंगे कि इतना शायद किसी एक बुक से पॉसिबल तो है ही नहीं पढ़ना। तो आप इसे पढ़ें और बढ़ें आगे। तो हम बात करेंगे महाजनपद काल की। महाजनपद काल का जो समय था वो 500 से 600 BC के बीच का था, अर्थात छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से महाभारत काल के बाद का समय है। मैंने महाभारत काल का वीडियो बनाया है उस वीडियो के बाद ये समय आया, चौथा वीडियो है। इसे मैंने उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के वीडियो नहीं बनाए हैं, वो मैं बाद में बनाऊंगा। और ये उत्तर वैदिक काल के बाद का समय है। महाजनपद काल क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि यहाँ पे 16 महाजनपदों का उदय हुआ, बड़ी संख्या में व्यापार हुआ, श्रेणियाँ बनी, व्यापार के तरीके बने, नियम बने, कानून बने, व्यापारिक मार्ग बने, ठीक है। और व्यापार प्रधान सभ्यता रही। प्रारंभ से ही नवपाषाण काल हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले मानव ने गांव बसाए। गांव के बाद जब सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं तो नगरीय क्रांति हुई। प्रथम नगरीय क्रांति थी वो, उसमें नील नदी के किनारे जो सभ्यता बसी उसे नील नदी की सभ्यता, दजला फरात नदियों के किनारे जो सभ्यता बसी उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता बसी उसे सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये नगरीय क्रांति थी प्रथम। चीन में भी इसी प्रकार हुआ। इसके बाद फिर वैदिक काल आया। वैदिक काल में नगर से फिर गांव की तरफ लौटी जनता और गांव की तरफ जाकर फिर ग्रामीण सभ्यता रही, क्योंकि वैदिक काल सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद फिर से ये द्वितीय नगरीय क्रांति हुई। द्वितीय नगरीय क्रांति शब्द जो है वो गार्डन चाइल्ड महोदय ने दिया है। इनकी पुस्तक है द अर्बन रिवॉल्यूशन। इसमें इन्होंने बताया है कि द्वितीय नगरीय क्रांति। महाजनपद काल को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहले तो इसके स्रोत पढ़ेंगे हम कि इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। दूसरा 16 महाजनपद पढ़ेंगे, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, आज वो कहाँ हैं, और राजनीतिक स्थिति उस समय क्या थी। उनकी आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति पढ़ेंगे, कैसे प्रशासन चलता था, आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हुई, कमज़ोर थी, कैसी थी, और आपस में संघर्ष हुआ। क्योंकि 16 महाजनपद के बाद क्या हुआ कि एक उसमें से मगध महाजनपद ने संघर्ष करके 16 महाजनपदों को अपने साथ मिला लिया। जब मिला लिया तो वो महाजनपद बन गया, शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो इस वीडियो के बाद हम मगध का उत्कर्ष ही पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले स्रोत की ही बात करते हैं। इसके स्रोत हैं जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन सबसे पहले मिलता है। इनमें ही बताया गया है कि 16 महाजनपद थे। कहाँ थे, थोड़ा मतभेद भी है इनमें, लेकिन यहाँ से प्रमाण मिल जाता है कि 16 महाजनपद थे, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एक ही दक्षिण में था असमक, और नहीं तो सभी भारत में ही थे। 2 पाकिस्तान में थे, एक गांधार और एक कम्बोज। बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उसमें मिलता है कि प्रारंभ में इनसे पहले 16 महाजनपद से पहले 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है, जिनमें चंपा जो अंग की राजधानी थी, अंग के राजा कौन थे, अंगराज कर्ण। श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी थी, अयोध्या की। कौशाम्बी जो इलाहाबाद की, वर्तमान इलाहाबाद है, वत्स की राजधानी थी। वाराणसी, काशी, राजगृह मगध। तो इसी प्रकार 6 का वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में, कि 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है। ये महाजनपद काल से पहले। और इसके बाद फिर बड़ी तेज़ी से नगरों का उदय होता है और 16 महाजनपद बनते हैं। महाजनपद काल आता है। यह महाजनपद काल कैसे आया, क्यों आया? क्योंकि महाजनपद, कोई भी जनपद हो या महाजनपद हो, नगरों का उदय हो, तो नगरीय सभ्यता वाणिज्य और व्यापार प्रधान सभ्यता होती है। तो हम सबसे पहले व्यापार की बात करेंगे इसमें कि कैसे कैसे क्या था। उसके बाद हम इनकी एक्चुअल सिचुएशन या एक्चुअल कंडीशन पर आएंगे। महाभारत काल के बाद क्या हुआ कि व्यापार में तेज़ी से वृद्धि हुई। नगरों का उदय होना था, इसलिए व्यापारियों के समूह बनने लगे, वो ग्रुप में रहने लगे, और व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहने लगे। क्या कहने लगे? व्यापारियों के समूह बनने लगे, और उस व्यापारी के एक समूह को क्या कहते थे? श्रेणी। तो ऐसी बहुत सारी श्रेणियाँ बनने लगी। इस श्रेणी के प्रमुख को श्रेष्ठिन
या सेठ कहा जाता था। सेठ शब्द यहीं से आया है। तो सेठ जो आज हम कहते हैं ये महाजनपद कालीन ही शब्द है। तो सेठों के या श्रेष्ठों का जो सबसे बड़ा प्रमुख होता था, अर्थात व्यापारियों का जो नेता था या श्रेणियों का प्रमुख होता था, उसे सार्थवाह कहते थे। क्या कहते थे? सार्थवाह। तो सार्थवाह एक नेता होता था। क्या होता था? नेता होता था। श्रेणियों में आपसी फूट भी रहती थी। इस फूट का निवारण करने के लिए और भंडारागारिक नाम का एक अधिकारी होता था जो श्रेणियों के बीच एकता स्थापित करने का कार्य करता था। तो श्रेणियों के बीच एकता स्थापित कौन करता था? भंडारागारिक। ठीक है। श्रेणियों के कुछ कार्य होते थे। पहला बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बैंक का कार्य। श्रेणी जो होती थी वो बैंक का कार्य करती थी। व्यापारियों का समूह अपने क्षेत्र में लोगों को ब्याज पर पैसा देता था, आवश्यकता अनुसार वो अपना व्यापार शुरू करें, और व्यापार को बढ़ावा दिया जाता था। तो बैंकों का कार्य सबसे पहले यहीं से प्रारंभ हुआ, महाजनपद काल से। मजदूरों की मजदूरी निश्चित करता था श्रेणी समूह ही कि किसी मजदूर को क्षेत्र के हिसाब से कितनी मजदूरी दी जाएगी। यह क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग था। श्रेणी जो होती थी वो न्याय भी करती थी। आपसी मतभेद हो जाते थे तो उसमें न्याय भी करती थी। कार्यकारी होती थी, कार्य करती थी। नापतोल और वस्तु मूल्य निर्धारण करती थी। ठीक है। नापतोल का भी निर्धारण और वस्तु मूल्य निर्धारण कि किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा, यह बात तय करती थी कौन? श्रेणियाँ। श्रेणी धर्म भी होता था। व्यापारियों के सामूहिक जीवन पर इसका नियंत्रण होता था। कहने का मतलब श्रेणी का जो व्यापारी होते थे उसमें उसके सामाजिक जीवन पर भी नियंत्रण होता था। एक धर्म बनाया गया श्रेणी धर्म, और उसी धर्म के तहत ये चलते थे कौन? श्रेणियाँ। तो श्रेणियाँ हो गई, सार्थवाह हो गए, सेठ हो गए, भंडारागारिक हो गए। मतलब व्यापार की तरफ बढ़ोतरी होने लगी। व्यापार की तरफ बढ़ोतरी होने लगी तो नगरों का विकास हुआ। और व्यापार कब चलेगा? तो उसके लिए मुद्रा का भी प्रचलन करना पड़ेगा। तो प्रथम बार मुद्रा का प्रचलन या सिक्कों का प्रचलन इसी महाजनपद काल में हुआ। सिक्कों का प्रचलन 500 BC से माना जाता है। सबसे पुराने सिक्के इतिहास में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं, तो आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के। ठीक है। इस समय में आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ। अधिकतर चांदी के होते थे आहत सिक्के। ज़्यादातर किसके होते थे? चांदी के। लेकिन कुछ अन्य धातु के भी पाए गए हैं, बहुत कम मात्रा में। तो अधिकतर आहत सिक्के किसके हैं? चांदी के। इन सिक्कों पर पेड़ बना होता था। मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र, आधा चंद्रमा आदि का ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। ठीक है। तो मतलब एक मोहर टाइप की होती थी जो गला के और उसे ठप्पा मार के और सिक्के बनाए जाते थे। इन्हें आहत सिक्के कहते थे। कौन से सिक्के कहते थे? आहत सिक्के। तो आहत सिक्कों का प्रचलन महाजनपद काल से ही माना जाता है। ठीक है। इन सिक्कों की विस्तृत व्याख्या मतलब आहत सिक्कों के बारे में खुल के बताया है डी.डी. कौशाम्बी जी ने। किसने? डी.डी. कौशाम्बी एक इतिहासकार हैं। डी.डी. कौशाम्बी हैं, रैप्सन हैं। रैप्सन ने भी बताया है इसके बारे में। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखिए, वैसे तो हमें आहत सिक्कों का ही वर्णन मिलता है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस समय करसाड़ पड़ या कहा पड़ भी चलते थे। ठीक है। क्योंकि देखो मौर्य काल में भी बताया गया है, या फिर मौर्य काल का मगध साम्राज्य में बताया गया है कि जीवक एक राजवैद्य था, उसकी तनख्वाह 60,000 पड़ थी। जीवक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है विस्तृत रूप से। तो 60,000 पड़ थी। तो इसका मतलब ये है मुद्रा का प्रचलन था, और उस समय की जो मुद्रा होती थी उसे पड़ कहते थे। क्या कहते थे? पड़ और आहत सिक्के चलते थे। दो प्रकार के पड़ होते थे, तांबे का पड़ और चांदी का पड़। तांबे का पड़ 146 ग्रेन का होता था और चांदी का पड़ होता था 180 ग्रेन का। अब हम बात करेंगे ये प्राप्त कहाँ से हुए। ठीक है। तो अगर प्राप्ति की मैं बात करूं तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब गोंडा वगैरह, गोरखपुर ये एरिया है, काशी वगैरह, इसमें यहाँ से मगध से, मगध तो बिहार में है ये, और तक्षशिला से। तक्षशिला पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इस नगर का निर्माण तक्ष ने कराया था, जो राम जी के छोटे भाई भरत के पुत्र थे। ठीक है। इन सिक्कों की विस्तृत व्याख्या डी.डी. कौशाम्बी और रैप्सन ने की है। किन सिक्कों की? आहत सिक्कों की। कौन से सिक्कों की? आहत सिक्कों की। अब सिक्कों का प्रचलन हो गया, श्रेणी बन गई, व्यापारियों के समूह बन गए, तो व्यापार भी करेंगे। जब वो व्यापार करेंगे, एक नगर से दूसरे नगर में जाएंगे, तो व्यापारियों से चुंगी भी वसूली जाएगी। क्या वसूली जाएगी? चुंगी। वो अभी तक वसूलती रही है, काफ़ी समय पहले तक हमने देखा है। तो चुंगी वसूलने वाला जो अधिकारी होता था उसे कहते थे सौलकिल।
ठीक है, या शुल्काध्यक्ष। ठीक है, शुल्काध्यक्ष क्या करता था, शुल्क वसूलता था व्यापारियों से। जो वो एक नगर से दूसरे नगर में, किसी नगर में प्रवेश करते थे तो उन पर चुंगी लगती थी। शिल्पियों से कर लिया जाता था, शिल्पी जो थे, शिल्पकार जो थे, उनसे कर लिया जाता था विष्टि के रूप में। किसके रूप में, विष्टि। और विष्टि क्या है, विष्टि के रूप में उनसे एक दिन की बेगार कराई जाती थी। विष्टि शब्द का मतलब है एक दिन फ्री में काम कराना उनसे। ठीक है, तो शिल्पियों से भी टैक्स लिया जाता था, लेकिन मुद्रा के रूप में नहीं लिया जाता था शिल्पियों से, उनसे एक दिन एक्स्ट्रा बेगार कराई जाती थी, काम कराया जाता था। ठीक है, महाजनपद काल के प्रारंभ में नगरों का उदय हुआ। हाँ, नगरों का तो उदय हुआ। ठीक है, धीरे धीरे करके 16 नगर बन गए। ठीक है, मुद्राओं की अधिकता रही, बहुत सारा मुद्राएं बन गई, हाथ सिक्के बन गए, पड़ बन गए, करसार पड़ बन गए। इसके कारण जब इतना सब हुआ तो व्यापार में वृद्धि हुई, व्यापार बड़ी तीव्र गति से चलने लगा। व्यापारिक मार्गों पर स्थित नगरों की व्यापारिक स्थिति अच्छी हुई। ठीक है, जो व्यापारिक मार्गों पर नगर बसे हुए थे उनकी व्यापारिक स्थिति ज़्यादा अच्छी हो गई। अब कौन से नगर बसे हुए थे उसकी बात कर, देखिए सबसे उत्तरी पश्चिमी नगर की बात करूंगा मैं, कंबोज की। अभी हम सारे नगर पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, सबसे उत्तरी पश्चिमी नगर है हमारा कंबोज। कौन सा है, कंबोज। तो कंबोज की राजधानी है हाटक। क्या है, हाटक। तो कंबोज, हाटक। तो कंबोज जिसकी राजधानी हाटक है, वहाँ से घोड़े खरीदे जाते थे। क्या खरीदे जाते थे, घोड़े, बड़ी मात्रा में। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, गांधार में भी घोड़ों का विवरण मिलता है, गांधार भी प्रसिद्ध था। और ये जो मैंने बनाया है ये रास्ता है, ये व्यापारिक मार्ग था। ये होते हुए मथुरा आता था, कंबोज से गांधार, गांधार से मथुरा। ठीक है, ये उत्तरापथ भी कहते थे उस समय से। ठीक है, तो उत्तरापथ मथुरा आता था और मथुरा में व्यापार होता था। तो ये व्यापारिक नगर हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। एक व्यापारिक मार्ग श्रावस्ती के लिए चला जाता था, अयोध्या जो आज फैजाबाद गोंडा का एरिया है। ठीक है, वही तो कौशल की राजधानी थी उस समय श्रावस्ती। और ये आकर काशी से मिल जाते थे। किसे मिल जाते थे, काशी, वाराणसी जो आज है, कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रयागराज, ये भी इसी व्यापारिक मार्ग पर था। तो कंबोज, गांधार, मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, काशी, तो प्रसिद्ध नगर तो वैसे भी हो जाएंगे ये, क्योंकि भाई व्यापारिक स्थिति इनकी अच्छी है। कंबोज से घोड़े खरीदे जाते थे और काशी में घोड़े बेचे जाते थे। ठीक है, आगे यही मार्ग मगध को जाता था और मगध गंगा नदी के तट पर था, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो आगे हम मगध के उत्कर्ष में भी मगध के बारे में बताएंगे। पीछे भी हम वीडियो में बता चुके हैं मगध की स्थिति। तो यहाँ से जलमार्ग भी मिल जाता था। क्या मिल जाता था, जलमार्ग। ये जलमार्ग से होते हुए वर्तमान पश्चिम बंगाल होते हुए गंगा सागर जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर पहुँच जाते थे। और वहाँ पर एक बंदरगाह था, जिस बंदरगाह का था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो कहने का मतलब कंबोज से लेके ये मार्ग, स्थल मार्ग, फिर जलमार्ग, इस जलमार्ग से होते हुए विदेशों के लिए भी व्यापार करते थे। विदेशों के साथ भी बड़े उसमें व्यापार होता था। तो व्यापार प्रधान हो गया भाई। भारतीय प्रमुख बंदरगाहों की बात करेंगे, उस समय के 3 बंदरगाहों का वर्णन हमें मिलता है। एक बौद्ध ग्रंथ है बाबरू जातक, उसमें मिलता है इसके बारे में। तो 3 बंदरगाह हैं। एक तो भड़ौच, ठीक है, जो उस समय भड़ौच को बैरीगाजा या भृगुकच्छ कहा जाता कहते थे। क्या कहते थे, बैरीगाजा या भृगुकच्छ। किसे कहते थे, भड़ौच को। ठीक है, दूसरा था सोपारा, क्योंकि ये पश्चिम तटीय है, ये गुजरात में है भड़ौच, ये तो हम जानते ही हैं। सोपारा महाराष्ट्र में है, ये दोनों ही पश्चिमी तट के हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। और ताम्रलिप्ति जिसकी अभी हमने बात की, ठीक है, वो बंगाल में है। कहाँ पर है, बंगाल में। तो ये देखिए छोटा सा नक्शा बनाया है। तो गुजरात में भड़ौच, ये अरब सागर के तट पर, ठीक है। यहाँ पर मुंबई में ये क्या नाम है इसका, सोपारा। और ये बंगाल की खाड़ी के पास में पूर्वी तट पर ये रहा हमारा ताम्रलिप्ति, पश्चिमी तट पर हो गए सोपारा और भड़ौच। ये 3 प्रमुख बंदरगाह थे जिनसे विदेशों के लिए व्यापार होता था। ठीक है, इससे पहले भी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। बौद्ध पुस्तक अभी मैंने बताई थी बाबरू जातक। बाबरू जातक में लिखा गया है कि मोर और कौओं का व्यापार होता था। मोरों और कौए को व्यापार होता था। और ये कहाँ निर्यात किए जाते थे, पकड़ पकड़ के मध्य एशिया में। कहाँ, मध्य एशिया में निर्यात किए जाते थे मोर और कौए। ठीक है, तो ये व्यापार की बात की है हमने। व्यापार की हम बात कर चुके हैं कि किस प्रकार श्रेणियाँ बनी, श्रेणी बनने के बाद किस किस प्रकार कहाँ से कैसे व्यापार हुआ। अब देखिए हमारे सामने है ये 16 महाजनपद का नक्शा। इसमें क्या है, सबसे पूर्वी, ये नंबर 1 लिखा है, ये स्टार बना है,
ये अंग महाजनपद था। कौन सा था? अंग महाजनपद। अंग महाजनपद जो है उसकी वर्तमान जो स्थिति है वो है मुंगेर और भागलपुर। कौन सी है? भागलपुर और मुंगेर। कहने का मतलब भागलपुर इधर है और मुंगेर इधर है। इस स्टार के पास ही आप इधर उधर मान लीजिए। तो ये सबसे पूर्वी महाजनपद था। ठीक है। इसका वास्तुकार, इसे जिसने बनाया था अंग जनपद को, उस वास्तुकार का नाम भी आता है महागोविंद। क्या आता है? महागोविंद। महाभारत काल में यहाँ का राजा था कर्ण, अंगराज कर्ण, हम सभी जानते हैं। और अंगराज कर्ण के बाद यहाँ का राजा बना ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त का जो ये मगध है, नंबर 2, देखिए नंबर 1 अंग है, नंबर 2 मगध है। तो जो मगध का राजा था भट्टिय या भाट, उससे इसका संघर्ष भी चला। एक युद्ध का वर्णन मिलता है हमें बौद्ध ग्रंथों तथा जैन ग्रंथों में कि भट्टिय और ब्रह्मदत्त का युद्ध हुआ, जिसमें भट्टिय हारा और ब्रह्मदत्त जीत गए। मगध कुछ समय के लिए अंग में मिल गया, लेकिन जैसे ही भट्टिय के पुत्र बिंबसार गद्दी पर बैठे, कौन बैठे? बिंबसार, मगध की गद्दी पर बिंबसार बैठे, वैसे ही बिंबसार का भी ब्रह्मदत्त से युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद अंग किस में मिल गया? मगध में। किस में मिल गया? मगध में। देखो महाभारत काल में भी अंग था हस्तिनापुर में, ठीक है, लेकिन इस समय अंग आ गया मगध के अंदर। ठीक है। अथर्ववेद में अंग का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अंग जनपद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है। और महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह भी था, द्वार समुद्र। देखिए यहाँ तक जो मैंने आप ताम्रलिप्ति बंदरगाह बताया था वो अंग जनपद के अंडर ही आता था, ये समझ लीजिए आप। ठीक है। तो अंग और मगध की बात हम कर चुके हैं। तीसरा जो है ये है वज्जी। वज्जी 8 गढ़ों का या 8 राज्यों का समूह था। नंबर 3 ये रहा, देखिए वज्जी। ठीक है। ये तीनों बिहार में हैं। अगर बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में 3 महाजनपद आते हैं, अंग, मगध और वज्जी। ठीक है। वज्जी के बारे में हम विस्तृत बात करेंगे। चौथे नंबर पे ये है मल्ल। 5वें नंबर पे जो ये महाजनपद है ये है काशी, हाँ जी, वाराणसी। ठीक है। वाराणसी के बाद 6वें नंबर पे जो ये है इलाहाबाद। ठीक है। उस समय इसे वत्स कहते थे, उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। क्या थी? कौशाम्बी। ठीक है। 7वें नंबर का जो ये महाजनपद है ये कौशल है। कौन सा है? कौशल। कौशल का मतलब अयोध्या वाला कौशल। ठीक है। ये सरयू नदी के तट पर था। और 9वें नंबर का जो है ये पांचाल है। कौन सा है? पांचाल। ये पीलीभीत से लेके, पीलीभीत हो गई, बरेली हो गया, बदायूं, अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद बुलंदशहर तक विस्तृत था, काफ़ी लंबा था। इसकी 2 राजधानियाँ थीं, एक तो अहिछत्र थी और एक कामपिल्ली थी। कौन सी थी? कामपिल्ली। 10वें नंबर का जो ये महाजनपद है ये सूरसेन जनपद है, मथुरा। ठीक है। तो जहाँ पर कंस का जो, कृष्ण जी का जो मथुरा था, उसे फिर सूरसेन महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद ये रहे यूपी के। यूपी के हैं आपके 1 2 3 4 5 6। 6 में मल्ल, काशी, वत्स, ठीक है, और कौशल, पांचाल और ये सूरसेन। 6 किस में है? यूपी में है। और 3 किस में है? बिहार में। वर्तमान बिहार में 3 महाजनपद थे। ठीक है। एक महाजनपद जो है वो यूपी और एमपी के बीच विवादित है। क्यों? क्योंकि इस महाजनपद का नाम है चेदी। चेदी साम्राज्य में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। ठीक है। जहाँ का महाभारत काल में जहाँ का राजा शिशुपाल था, वो चेदी की बात कर रहे हैं हम। चेदी बुंदेलखंड में है। पहले ये यूपी में था, लेकिन अब ये एमपी में है। ठीक है। एक महाजनपद राजस्थान में था। ठीक है। तो अब एमपी की बात करेंगे। देखो 2 हो गए, एक तो चेदी हो गया, एक हो गया अवंती। ठीक है। अवंती महाजनपद किस में था? मध्य प्रदेश में था। यह है अवंती उज्जैन से लेकर, इसकी 2 राजधानियाँ थी, ऊपर उत्तर में उज्जैन और नीचे ये देखिए, ये मैंने हल्की सी लाइन की है, ये है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी तक पूरा एरिया जो है वो इसी जनपद के अंडर में आता था। ठीक है। तो ये 2 राजधानियाँ हो गई, एक तो होगी उज्जैन, दूसरी माहिष्मती। माहिष्मती कोई बाहुबली वाली जो आपने पिक्चर देखी है, बहुत अच्छी है। तो माहिष्मती साम्राज्य भी उज्जैन या अवंती जनपद महाजनपद में आता था। 11वें नंबर का जो महाजनपद था वो कुरु था। अब उसकी राजधानी जो थी वो हस्तिनापुर नहीं थी। अब उसकी राजधानी हस्तिनापुर नहीं थी। अब ओनली इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर के जो राजा थे, हस्तिनापुर बह गई थी बाढ़ में।
गंगा जी में बाढ़ आई थी तो वो बह गई। जब वो बह गई तो वहाँ के राजा थे निचक्षु, तो वो उन्होंने ही आकर ये 6वें नंबर का जो वत्स है इलाहाबाद, यहाँ कौशाम्बी नगर का निर्माण इन्होंने कौरवों ने ही आकर किया था फिर यहाँ, ठीक है, जो बचे थे उन्होंने। 13वें नंबर का महाजनपद है वो गांधार है, ये पाकिस्तान में है। और 14वें नंबर का सबसे ऊपर कम्बोज है, जिसकी राजधानी हाटक। हाटक बोले तो फाटक, किसका फाटक? भारत में प्रवेश का फाटक, मतलब भारत में प्रवेश का उस समय ये मुख्य द्वार था, ठीक है। इसमें राजौरी, पुंज, जम्मू कश्मीर के एरिए हैं जब आतंकवाद के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो वो सारे एरिए जो POK में आते हैं पाकिस्तान में, ये कम्बोज में ही आते थे उस समय। किस में आते थे? कम्बोज में। मात्र एक महाजनपद दक्षिण भारत में था जिसका नाम था असमक, 16 नंबर का महाजनपद है ये, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मगध की। बिहार में 3, यूपी में 6, 2 मध्य प्रदेश में, 1 महाराष्ट्र में, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर। पैंठन है इसकी राजधानी, प्रतिष्ठान। और 2 थे हमारे पाकिस्तान में। किसमें थे? पाकिस्तान में। इस तरीके से 16 महाजनपद थे, ठीक है। अब हम और डीप पढ़ेंगे एक एक के बारे में। कैसे? आइए देखिए, सबसे पहले बिहार में मैंने इसमें बनाया, बिहार में अंग जनपद है जो भागलपुर और मुंगेर का एरिया है, जिसकी राजधानी चंपा है। क्या है इसकी राजधानी? चंपा। दूसरा वज्जी है, 8 गढ़ों का समूह है, ये नेपाल और बिहार में है। इसका अब कुछ भाग नेपाल में है, कुछ बिहार में है वज्जी। इसकी राजधानी थी वैशाली, लिच्छवी संघ की। और मगध बिहार में है, ये तीनों ही बिहार में है, ठीक है, वज्जी, मगध और अंग। यह जो है वो पटना और कौन सा है, क्या कहते हैं उसे, हाँ, गया, G4 गया। तो पटना, गया और शाहाबाद का एरिया जो था वो किस में था? SH4 शाहाबाद का एरिया किस में था? मगध में था। किस में था? मगध में। इसके बाद अगर हम काशी की बात करें तो काशी में जो वाराणसी, अब यूपी में आ गई, ये 3 बिहार में हो गए, अब यूपी में आ गए। तो यूपी में काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। मल्ल, ठीक है, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, ठीक है, जिसमें कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, ठीक है, और ऐसे ही बहराइच और सिद्धार्थनगर, ऐसे ये एरिए थे इसमें। आज वर्तमान एरिए ये है मल्ल के, ठीक है। इसमें देखिए 16 महाजनपद का मैंने वर्णन किया है। 3 तो बिहार में है, 1 राजस्थान में, 2 MP में, 1 महाराष्ट्र में, 2 पाकिस्तान में है, गांधार और कम्बोज, 1 दिल्ली है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, और 6 हैं यूपी में। इस प्रकार 7 राज्यों में है। वर्तमान भारत में ये 7 राज्यों में बटे हुए हैं। कौन बटे हुए हैं? ये महाजनपद, ठीक है। तो इनके बारे में, महाजनपद के बारे में बात कर रहा हूँ। आगे चलेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, क्या कि इस समय में जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, ये महाजनपद काल में ही जन्म हुआ था इनका, ठीक है। 563 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रावस्ती। श्रावस्ती उस समय कौशल की राजधानी थी। और कपिलवस्तु जो गणराज्य था, लुम्बिनी कपिलवस्तु, वो कौशल के अंदर ही आता था। तो कौशल में ही बुद्ध का जन्म हुआ। बिंबसार, इनका जन्म हुआ था मगध में। ये समकालीन महापुरुष है, बौद्ध, बिंबसार। बुद्ध के समकालीन एक प्रसेनजीत और हैं, वो प्रसेनजीत जो हैं वो कौशल नरेश थे। प्रसेनजीत ये समकालीन थे, और ये इनका जन्म जब हुआ था तभी उनका बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद इनसे थोड़े से छोटे 560 BC में जिनका जन्म हुआ था, मक्खीलाल गौसाल। ये आजीवक संप्रदाय के स्वामी थे। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। क्या हुआ था? श्रावस्ती। तो ये समझ लीजिए, बुद्ध और मक्खीलाल गौसाल दोनों ही अयोध्या, फैजाबाद, श्रावस्ती, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, या कौशल, इसमें जन्म हुआ है, ठीक है। और इनका जन्म एक गौशाला में हुआ था। इनके पिताजी मतलब चित्र दिखाकर धार्मिक और नैतिक उपदेश देते थे, मक्खीलाल गौसाल के, तो वहाँ। और इन्होंने आजीवक संप्रदाय का निर्माण किया। कहने का मतलब नास्तिक धर्म, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है मक्खीलाल गौसाल। इसके बाद फिर सबसे छोटे थे इनसे महावीर, ठीक है। महावीर में और बिंबसार में संबंध भी था। महावीर का जन्म 540 में, 468 BC तक। इनका जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। मैं आपको बता दूं कि वैशाली जो था वो किस में था? वज्जी संघ में था। वज्जी संघ की राजधानी थी, तीसरे बिहार में जो वज्जी संघ है उसकी राजधानी थी वैशाली। और वैशाली में हुआ था महावीर का जन्म। जो वज्जी संघ के राजा थे, लिच्छवी के राजा थे चेटक, उनकी 2 पुत्रियां थीं, एक थी त्रसला और एक चेलना। चेलना से बिंबसार का जन्म हुआ था,
और त्रिशला से हुआ, सॉरी चेलना जो थी उनकी विवाह हुआ था बिंबिसार से। क्या हुआ था? विवाह, शादी हुई थी। और त्रिशला से जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। त्रिशला उनकी माँ थी। तो बिंबिसार से तो बहुत छोटे थे, मौसाजी हो गए लगभग ठीक है, मम्मी की बहन के पति हैं। ठीक है, तो ये इनमें आपसी संबंध था, किसमें? बिंबिसार में और महावीर स्वामी में। आगे आइए, आगे हम बात करते हैं एक एक महाजनपद की। सबसे पहले मगध की करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, थोड़ा जल्दी करेंगे। मगध, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। वर्तमान पटना, शाहबाद और गया का एरिया है। यहाँ के राजा पहले तो भट्टिय थे, फिर बिंबिसार हुए। ठीक है, महाजनपद काल में तो भट्टिय ही थे। लोहे के लिए ये प्रसिद्ध था, क्योंकि उस वहाँ पे लोहा बहुत निकलता था। ठीक है, इसीलिए आक्रमणकारी भी घबराते थे, क्योंकि लोह धातु का इस समय ज्ञान हो चुका था, उत्तर वैदिक काल में ही हो चुका था। इसके बाद वज्जी, वज्जी गणतंत्र था। इसमें दो ही गणतंत्र हैं। ठीक है, एक तो वज्जी है और एक हम आगे पढ़ेंगे। तो वज्जी गणतंत्र था, जिसकी राजधानी थी वैशाली और मिथिला, दो राजधानी थी, बहुत बड़ा था, 8 गढ़ थे इसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ के वज्जी के जो शासक थे वो चेटक थे। कौन थे? चेटक। और वज्जी की ही थी आम्रपाली गणिका। ठीक है, गणिका उस समय राज नर्तकी होती थी। ठीक है, जो नाचती थी। इन्हें नगर वधू भी कहा जाता था, और कह सकते हैं उच्च कोटि की वेश्याएं भी कह सकते हैं। ठीक है, और तो इसमें 3 प्रमुख नगर थे, एक विदेह था, एक वज्जी था और एक लिच्छवी था। ठीक है, और लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली, जो पूरे वज्जी संघ की राजधानी थी। ओके, चौथा महाजनपद है मल्ल। मल्ल भी एक गणतंत्र था। वज्जी गणतंत्र हो गया, मल्ल गणतंत्र हो गया। इसकी राजधानी कुशीनगर। ठीक है, और कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और 2 राजधानी थी, कुशीनगर और पावापुरी, और पावापुरी में महावीर का महापरिनिर्वाण है। ठीक है, तो ये कुशीनगर पावापुरी इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मल्ल इसीलिए है। वर्तमान एरिया देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती और गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है ये। यहाँ का उस समय महाजनपद कालीन जो राजा था उसका नाम था ओक्काक। कौन सा नाम था? ओक्काक। ठीक है, 5वें महाजनपद है हमारा काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी, और काशी का राजा था ब्रह्मदत्त, बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा था। संस्थापक इसका था दिब्रोदास। मतलब काशी का संस्थापक कौन था? दिब्रोदास। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काशी नगर की स्थापना की थी इस व्यक्ति ने। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग और काशी दोनों का ही, देखो अंग की भी हम बात कर चुके हैं। कौशल काशी में संघर्ष रहा। क्या रहा? संघर्ष चलता रहा। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, जो वर्तमान में फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का एरिया है, मतलब उत्तरी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी राजधानी कुशावती भी थी, जो साउथ में थी, मतलब दक्षिण में थी। थोड़ा कौशल की वर्तमान स्थिति देखते हैं। ऊपर नेपाल, इधर गंडक नदी पूरब में, दक्षिण में सई नदी। ठीक है, और मध्य में सरयू नदी बहती थी। सरयू नदी के तट पर ही अयोध्या था। सरयू नदी के ऊपर इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और सरयू नदी के नीचे जो दक्षिण राजधानी थी वो कुशावती। ये भौगोलिक स्थिति थी कौशल की। कैसी स्थिति? भौगोलिक। ब्रह्मदत्त और कौशल के राजा में युद्ध भी हुआ था, जिसमें ब्रह्मदत्त विजयी हुए थे, कौशल के राजा हार गए थे। और कौशल पहले काशी में मिल गया था, अब काशी में कौशल मिल गया। लेकिन कुछ समय के बाद कौशल का ही एक राजा था जिसका नाम था कंस। क्या नाम था? कंस। कंस तो वैसे भी डेंजर होते हैं। कुछ समय बाद इस कंस ने क्या किया कि तख्ता पलट कर दिया, अंदरूनी राजनीति चल दी, युद्ध नहीं किया, मतलब फूट डाल दिया। फूट डाल के काशी को कौशल में विलय कर लिया, मतलब काशी कौशल के अंडर में आ गई। पहले ब्रह्मदत्त ने कौशल को काशी में मिलाया, लेकिन फिर फाइनल काशी कौशल में मिल गई। कंस का ही राजा था महाकौशल, कंस का ही पुत्र था महाकौशल, और महाकौशल के पुत्र थे प्रसेनजीत। कौन थे? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत वही हैं जिनकी बहन का नाम महाकौशला है, और महाकौशला की शादी किससे होगी? राजा बिंबिसार से होगी। ठीक है, अब प्रसेनजीत का लड़का था, उसका नाम था बिड्डूब। बिड्डूब एक दासी पुत्र था। कौन सा पुत्र था? दासी पुत्र था, प्रसेनजीत का पुत्र था। और बिड्डूब ने गलत काम किया। क्या किया कि शाक्यों पर आक्रमण कर दिया। वही शाक्य, मैंने बताया था कौशल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो महात्मा बुद्ध के जो पिताजी हैं उनके साम्राज्य पर अटैक कर दिया। किसने? बिड्डूब ने, दासी पुत्र ने अटैक कर दिया और बिल्कुल नष्ट कर दिया। ठीक है, सिद्धार्थ, अब ये जगह वर्तमान सिद्धार्थ नगर पेपर हवा में है।
कपिल वस्तु में जो शाक्यों का राजा पुत्र, शाक्यों के पुत्र थे बुद्ध, जिनका जन्म 563 में हुआ था। इसी बुद्ध के साम्राज्य पर, भाई वो तो संत हो गए, और संतों के साम्राज्य पर ही अटैक कर दिया विड्यूर जी ने, नष्ट कर दिया पूरे नगर को। नष्ट करके वो लौट रहे थे, तभी प्रकृति ने खेल रचा। कैसा रचा कि एक नदी है, उसका नाम है अचिरावती। कौन सी? अचिरावती। अचिरावती नदी में बाढ़ आ गई, और विड्यूब जो था प्रसेनजीत का पुत्र, वो सेना समेत बह गया और डूब गया और समाप्त हो गया। ठीक है, तो अचिरावती नदी को राप्ती नदी भी कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए। ठीक है, तो ये संघर्ष रहा किसका? कौशल का, काशी का। आगे जो बिंबिसार से संबंध है वो मैं मगध साम्राज्य में बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसका जो संबंध है कौशल का। आगे हम बात करेंगे वत्स की। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी मतलब जो इलाहाबाद का एरिया है। यहाँ का शासक था उदयन। उदयन पौरव वंश का राजा था, और ये निचक्षु का वंशज था। निचक्षु कौन थे? जनमेजय के वंशज थे। वही अर्जुन के पुत्र परीक्षित, और परीक्षित के जनमेजय, जनमेजय के निचक्षु। निचक्षु हस्तिनापुर में थे पहले तो, क्योंकि हस्तिनापुर में ही थी ये तो सबसे, वहाँ पर आ गई बाढ़, तो ये चले आए कौशाम्बी। इन्होंने कौशाम्बी नगर का स्थापना की, और इनका पुत्र फिर उदयन गद्दी पर बैठा। पुत्र हो या नाती हो, जो भी हो। तो ये विष्णु पुराण में मिलता है, ये साक्ष्य में कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण से ये हमें बात मिली है। तो उदयन जो थे, उन्हें प्रेम हो गया था किससे? चंड प्रघोत की पुत्री वासदत्ता से। अवंती, अवंती जो मध्य प्रदेश में राज्य है, जिसकी 2 राजधानियाँ हैं, एक माहिष्मती है, दूसरी कौन सी है? दूसरी बताओ, नहीं ध्यान रहा। दूसरी राजधानी जो है वो इनकी उज्जैन है। कौन सी है? उज्जैन। तो उज्जैन और महिष्मती 2 राजधानियाँ थी इनकी चंड प्रघोत की। चंड प्रघोत की पुत्री थी वासदत्ता। वासदत्ता से प्रेम हो गया था उदयन को, और इन्होंने क्या किया? इनकी जो कहानी है वो महाकवि भास ने लिखी है। स्वप्न वासदत्ता के नाम से एक नाटक भी है। उदयन ने इनका अपहरण कर लिया। अपहरण करके ले आए कौशाम्बी। कहाँ? कौशाम्बी। कौशाम्बी लाकर इन्होंने और उससे विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो फिर चंड प्रघोत उदयन में बाद में क्या हो गया? सुलह हो गई। इसके बारे में और बताएंगे आगे चलकर। जो उदयन थे उन्हें पिंडोला नामक बौद्ध भिक्षु ने शिक्षा दी, और ये बौद्ध धर्म के पक्के अनुयायी बन गए। कौन बन गए? उदयन। ठीक है। प्रसिद्ध व्यापारिक नगर जो वत्स था, वो एक बहुत अच्छा व्यापारिक नगर था। इसका उत्खनन विशाल राजप्रसाद, जब इसका उत्खनन हुआ तो यहाँ से विशाल राजप्रसाद मतलब बहुत ज़्यादा खजाना मिला था उदयन को। इसीलिए उदयन क्या हो गए थे? बहुत धनी हो गए थे। क्या हो गए थे? धनी हो गए थे। उदयन जो थे उनकी 2 शादियाँ बताई जाती हैं, एक तो वासदत्ता से, एक पद्मावती से। पद्मावती कौन थी? वो दर्शक की बहन थी। दर्शक कौन था? अजातशत्रु का बेटा था। ठीक है, जो बिंबिसार भट्टी है, ठीक है, ब्रह्मदत्त से जिसका युद्ध हुआ है। लेकिन ये बात हम आगे करेंगे। देखिए वीडियो तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करें, मैं बता देता हूँ महाजनपद काल। अगली बार से अगर ऐसा कुछ होगा तो 20-20 मिनट के मैं 2 वीडियो बना दिया करूँगा। 8वां है पांचाल। कौन सा है? पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। कौन सी थी? अहिच्छत्र और काम्पिल्य। ये रामनगर वर्तमान, और काम्पिल्य जो है वो फर्रुखाबाद में आता है, यहीं पर है, क्या नाम है, गंज के पास थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है। वर्तमान पीलीभीत, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, बुलंदशहर का एरिया, मतलब बड़ा था तो 2 राजधानियाँ तो वैसे भी होंगी। ठीक है। महाभारत काल में राजा द्रुपद थे यहाँ के राजा, और द्रौपदी भी यहीं की थी, पांचाल की। ठीक है। महाजनपद काल में इनका कोई ज़्यादा वो नहीं मिलता है, लेकिन बड़ा साम्राज्य था, अच्छा चलाया इन्होंने। 9वां थे सूरसेन महाजनपद। सूरसेन मथुरा, राजधानी इनकी मथुरा थी। महाभारत काल में यहाँ के राजा कंस थे, कृष्ण थे। ठीक है, कंस को मार के कृष्ण बैठे। आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र है, और यहाँ के राजा महाभारत काल में कौन थे? अवंती पुत्र। कौन थे? अवंतीपुर थे। ये बुद्ध काल के राजा हैं, महाजनपद काल के। ठीक है। अगला 10वां जनपद है मत्स्य। कौन सा है? मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। कौन सी राजधानी थी? विराटनगर। वर्तमान जयपुर, अलवर और भरतपुर का एरिया, मतलब राजस्थान में एकमात्र यही महाजनपद था जिसका नाम था मत्स्य। कुरु। कुरु वही पुराना वाला जिसकी 2 राजधानियाँ थे उस समय, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया, इसलिए मैंने नहीं लिखा। इसकी राजधानी मैंने ओनली इंद्रप्रस्थ लिखी है। इसका साक्ष्य अष्टाध्यायी की पाणिनि में है। ठीक है, कि महाजनपद काल में ये था। इसका शासक उस समय महाजनपद काल का कौरव्य था। पहले राजतंत्र फिर गणतंत्र। पहले तो ये राजतंत्रात्मक था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। ठीक है।
12वें महाजनपद की मैं बात करूँगा। 12वां था गांधार। कौन सा था? गांधार। गांधार महाजनपद जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला संसार की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, ये मैं बता चुका हूँ। इसकी स्थापना तक्ष ने की थी, जो भरत के पुत्र थे, राम जी के भाई भरत। राजा पुष्कर इस समय महाजनपद काल में इसके राजा थे, पुष्कर सारेन, ठीक है, 620 में। इनका युद्ध चंडप्रगोत से बताया जाता है, जिसमें पुष्कर सारेन विजय हुए थे, चंडप्रगोत हार गए थे। वर्तमान पेशावर और रावलपिंडी का एरिया है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये पाकिस्तानी महाजनपद है, एक गांधार है और एक दूसरा है कम्बोज। कम्बोज की राजधानी थी हाटक, ठीक है, राजपुर। और यही प्रवेश द्वार था भारत में उस समय, ठीक है। भारत का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा था? हाटक था। हाटक घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। किसके लिए बहुत प्रसिद्ध था? घोड़ों के लिए। यहाँ से घोड़े बहुत खरीदे जाते थे। यहाँ जो कौटिल्य ने यहाँ के जो लोग थे उन्हें कहा है वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, क्योंकि यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन, शस्त्रों द्वारा शस्त्र बना के, आज भी तो बहुत ही ज़्यादा अवैध हथियार पाकिस्तान में ही बनते हैं, तो इसी से ये लोग जीविका चलाते थे कम्बोज में। वर्तमान ये पुंज राजौरी का एरिया है, पीयूके में पड़ता है, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा 14वें महाजनपद की, चेदी की। चेदी महाजनपद था वर्तमान बुंदेलखंड में। इसके बारे में मैं पीछे वीडियो में बहुत विस्तार से बता चुका हूँ, ठीक है, कैसे बसाया, कौशिक ने बसाया, विदर्भ के जो पुत्र थे। इसकी राजधानी थी सोत्यवती। ये ऊपर उत्तर में यमुना नदी बहती है, पूरब में केन नदी बहती है, पश्चिम में चंबल नदी बहती है, इधर विंध्य पर्वत की पहाड़ियाँ हैं। तो इसका जो स्थापना हुई थी वो मगध से भी पहले हुई थी, ठीक है। तो ये चेदी है। यहाँ पर चेदी नरेश शिशुपाल थे महाभारत कालीन। महाजनपद काल में कोई अच्छा राजा नहीं था, इसलिए ज़्यादा वर्णन नहीं है। अवंती एमपी का है, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, जिसकी राजधानी उज्जैन और माहिष्मती 2 राजधानियाँ थीं, बाहुबली वाली माहिष्मती। राजा चंडप्रगोत यहाँ के राजा थे, जो बुद्धकालीन थे। भिक्षु महाकच्चायन ने चंडप्रगोत को बौद्ध धर्म का अनुयायी बना दिया था। तो चंडप्रगोत बहुत ही डेंजर राजा थे, नाम ही है चंड, ठीक है, चंडप्रगोत। तो चंडप्रगोत को बौद्ध धर्म का अनुयायी एकदम गाय किसने बनाया? महाकच्चायन ने, जो बौद्ध भिक्षु थे। उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर थे। इसके लिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जीवक की तो मैंने बनाई है और मक्खीलाल गौसाल की भी बनाऊंगा। इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो वीडियो उसका होगा, जैसे प्राचीन भारत का। तो प्राचीन भारत पहले मैंने पूरा इंडेक्स दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन से वंश हुए, कौन प्रथम राजा था, कौन अंतिम राजा था, शॉर्ट में, ताकि छोटे मोटे अगर टेस्ट होते हैं तो उसमें पहला वीडियो ही देखकर आप पूरी हिस्ट्री, प्राचीन भारत के सभी क्वेश्चन आप कर सकें। उसमें समय होगा, राजा होंगे प्रथम अंतिम, और राजधानियाँ होंगी, और थोड़ी थोड़ी विशेष बातें होंगी कि कब कौन सा वंश आया, कैसे आया, और भारत के नक्शे से ही बताऊंगा आज की तरह में। आपको अगर पसंद आ रहा हो मेरा वीडियो, लग रहा हो कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में, ठीक है, लोग पढ़ें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और हमारी मेहनत का भी फल हमें मिले। तो 16वां महाजनपद था असमक। कौन सा था? असमक, जो महाराष्ट्र में था। कहाँ था? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण है, यह गोदावरी तट पर है, यह दक्षिणी भारत में। यहीं पर महाजनपद काल की बात मैं समाप्त करूंगा और आप सभी का बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 38 मिनट 39 मिनट का वीडियो हो चुका है। आपने इतना साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। इतनी बात है कि अगर आप पढ़ते रहेंगे तो इतिहास में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने जा रहा हूं मैं, और आप इस मेरी मेहनत का आप पूरा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को पढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।